हेलो एवरीवन। सो एसबीईसी और एसबीआई का पेपर कल हो चुका है। तो यार एसबीईसी का नाम लेते से मैं समझ रही हूँ ओल्ड सिलेबस वालों के साथ में सच में काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ करी इंस्टीट्यूट ने इस बार। मतलब ठीक है यार, हमने एक धोखा ऑलरेडी एग्जाम चालू होते से देखा था कि न्यू सिलेबस में आपने एमसीक्यू नहीं दिए बोलने के बाद भी, और अब एसबीईसी का पेपर देखने के बाद में फिर हमारा विश्वास उठ सा गया कि यार ये क्या था। मतलब आपने पूरे पेपर में सिर्फ कंपनी लॉ भर दिया, ड्राफ्टिंग की वो चीज़ें डाल दी जो कि एग्जीक्यूटिव बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा पार्ट सी के धोखे को तो हम वैसे भी कभी भूल नहीं सकते जो हुआ है। तो यार एसबीसी वाले पार्ट पे तो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था इंस्टीट्यूट के पार्ट पे। बट हाँ, एसबीआईएल न्यू सिलेबस की बात करें अपन तो वहां पे इसका ठीक उल्टा हुआ है। मतलब एसबीआईएल का पेपर इतना ईजी आया है, इतना ईजी आया कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। ऑलमोस्ट पूरा पेपर डायरेक्ट था। एंड सबसे बेस्ट चीज ये थी कि जो हमने एक दिन पहले मैराथन रखी थी एसबीआई की, वो 50+ वाली, मैक्सिमम क्वेश्चंस बेटा अपने वो 50+ आईएमपी वाले ही निकल गए। तो काफी बच्चों के मेरे पास मैसेजेस भी आए थे कि यार मैम पूरा उसमें से अपना तो पेपर आ गया है। तो एकदम बढ़िया वाला मामला सेट हो गया वहां। तो अपन एसबीआईएल का भी पेपर एक बार रिव्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा कि जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में आपको एक पूरी अच्छी खासी केस दे के रखा, और उस केस के बाद में आपको कुछ एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे जो कि था आपके 3 मार्क्स ईच के। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि पूरी केस स्टडी हमको देके रखी थी, जिसको मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ। ये केस की कहानी कुछ ऐसी थी कि यहाँ पे एक रेडीमेड गारमेंट की कंपनी थी जिनको क्या करना था, एक प्राइवेट कंपनी बनानी थी। सबसे पहले इनके साथ में दिक्कत ये हुई कि इन्होंने नाम अप्लाई करा था आर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसको आरओसी ने कर दिया रिजेक्ट। अब रिजेक्ट होने के बाद में इन्होंने फिर वापस से क्या करा, नाम अप्लाई करा आर क्लॉथ ट्रेडिंग के नाम से, और फिर इनका नाम अप्रूव हो गया। यहां से हमें काफी बड़ी हिंट मिल गई थी कि इधर हुआ क्या था। चलो बढ़ते अपन आगे। इसके बाद इन्होंने बताया कि पैन लेना जरूरी है, जीएसटी भी लेना था, तो उसके लिए इनको सजेस्ट करा फॉर कंपोजिशन स्कीम। अब स्टार्ट करते अपन आगे की कहानी। अब पहला क्वेश्चन जो उन्होंने यहाँ पे पूछा वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इतना इजी क्वेश्चन, सच में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली, तो ये तो यार बेटा एकदम लड्डू क्वेश्चन था। 3 मार्क्स पूरे अपने हैं इसमें। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कॉमन रीजंस कि यार आरओसी ने इस केस में जो नाम रिजेक्ट करा था इसके कॉमन रीजन क्या है। तो वो तो हमको वहां दिख ही रहा था, काम कर रहे हैं कपड़े का और नाम रख लिया था आर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो कॉमन रीजन फॉर रिजेक्शन यहाँ पे ये था कि भैया आपका जो नाम था आपके ऑब्जेक्ट से मैच नहीं हो रहा था। तो 3 कॉमन रीजन हमारे मॉड्यूल में ऑलरेडी देके रखे थे कि नाम आइडेंटिकल या फिर अनडिजायरेबल होता है या फिर वो ऑब्जेक्ट से मैच नहीं करता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, आरओसी नाम रिजेक्ट कर देता है। तो अगेन ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट इन्होंने एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि यार पैन की यूटिलिटी क्या होती। अगेन ये भी मॉड्यूल में था, हमारे नोट्स में भी था ही, कि भैया एक तो आपको इससे टैक्स पेयर आइडेंटिफाई हो जाए, तो दूसरा ये आपके आईडी प्रूफ की तरह भी हेल्प करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा, कंपोजिशन स्कीम के लिए जीएसटी एक्ट। तो यार वो 50+ आईएमपी में मैंने तुमको बता के रखा था, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर्स में से जीएसटी पे क्वेश्चन आने की चांसेस पूरी थी, और एग्जैक्टली वो आ भी गया। कंपोजिशन स्कीम पूछी थी, वही वाला क्राइटेरिया इसमें कि जिनका 1.5 CR तक टर्नओवर है वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ्लैट रेट्स रहती हैं, वो 1.5-6 वाली, तो यहाँ पर अपन ने बस वाली चीज लिखनी थी। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो किस चीज पे था, आपको यहाँ पे बेसिकली बताने थे प्रिविलेजेस, कि एनबीएफसी से लोन लेना बैंक के कंपैरिजन में बेटर क्यों होता है। तो भैया वो तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लोन जल्दी प्रोसेस हो जाता है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स कम होती है और पेपर वर्क भी कम होता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, केस वाला, जो कि बहुत ही ईजी था। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन सेक्शन 8 कंपनी पे और टाइप्स ऑफ कंपनीज में। अगेन हमने आपको 50+ आईएमपी में बताया था कि सेक्शन 8 कंपनी पे क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस हैं, और ये आपको मिल गया यहाँ पे 3 मार्क्स में। ठीक है, चलिए तो इधर आपको बतानी थी एलिजिबिलिटी अपनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने सामने दिख रहा है अपन को 3 मार्क्स के लिए, अगेन एसपीवी। और यार ये भी वही अपने नोट्स वाला क्वेश्चन आ गया। एसपीवी के बेनिफिट्स हमने देखे थे, हमने वो इनडायरेक्ट एक्विजिशन भी समझा था कि कैसे वो टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। तो ये एकदम प्लेन अपना पूरा प्रॉपर डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला अगर तुम देखोगे तो ये भी अपना रिपीटेड था, जो अपना ब्रांच ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस वाला चैप्टर था बोलोपो, उसमें से परमिटेड एक्टिविटीज और परमिटेड डेबिट क्रेडिट की इंपॉर्टेंट आपको बताया था, और उसमें से एग्जैक्टली यही सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया कि परमिटेड एक्टिविटीज कौन सी हैं। ठीक है, चलो तो एक तो अपना ये इजी सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट यहाँ पे है एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ये भी एकदम इजी सा है, जो हमारा ये गुमाश्ता लाइसेंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उसके रिगार्डिंग था ये।
अब अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चे शायद घूम गए होंगे अगर तुमने केस स्टडी को इग्नोर करा होगा मॉड्यूल में, पर हमने नोट्स में ये केस स्टडी डाल के रखी थी क्योंकि हमें पता था कि इस बार इतने ज़्यादा केसेस डाले गए हैं तो कंफर्म था कि केस लॉ पे क्वेश्चन आना तो पक्का है। तो यहाँ पे जो केस अपने को दे के रखा था ये एग्जैक्टली अपने मॉड्यूल का केस की पूरी कहानी थी। सोजिन फ्लोरा फार्मा वाला जो केस था, और वहाँ पे साफ साफ उसमें लिखा गया था कि ये जो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डिसीजन था इसको कोर्ट ने क्वॉश कर दिया था और उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि भैया यहाँ पे कोई स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि ये तो लॉ का प्रोसेस के कारण हो रहा है कि इनको कन्वर्जन करना और अपने सारे असेट्स को ट्रांसफर करना था। तो ये भी 3 मार्क्स में एकदम प्यारा सा क्वेश्चन था अपने पास में। अब अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है एमएसएमई से। एमएसएमई की डेफिनेशन हमने आईएमपी में पढ़ी हुई थी कि भैया कौन सी कैटेगरी होती है, तो इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमको ये तो आइडेंटिफाई हो गया था कि ये थी हमारी स्मॉल एंटरप्राइज, है ना। और उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे पूछ ली थी एक स्कीम, तो स्कीम में बेटा आपको बता के रखा था कि 4-5 स्कीम तो कर ही लेना, बाकी इन्होंने इस बार ऐसा करा कि इन्होंने पर्टिकुलरली स्कीम से ही क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये आपका था ई क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी वाली स्कीम थी जिसमें अपन ने देख के रखा था कि ये आपको बताते हैं कि कैसे आप मार्केट में एक्सेस ले सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे आप एक अपनी ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी पे वर्क कर सकते हैं। तो ये भी अगेन एकदम प्यारा सा क्वेश्चन था अपने पास में। और अच्छा, ये क्वेश्चन था आपका अगेन 3 मार्क्स ईच का। तो इस बार इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा बढ़ा दिए और सारे 3-3 मार्क्स के कर दिए। तो इधर आपको ये ध्यान रखने की बहुत जरूरत थी कि आपने क्या 3 मार्क्स के हिसाब से कंटेंट लिखा है या फिर आप वहां पे पूरी फ्लो में पूरी गंगा जमुना भाग के आ गए हैं। तो बेटा भावनाओं पे कंट्रोल रखना था, 3 मार्क्स में आपको 3 मार्क्स का ही लिखना था। अगर तुम इसमें भर भर के 1-1.5 पेज लिख के आए हो तो बेटा मार्क्स तो 3 ही मिलेंगे, पर आपने अपना टाइम वेस्ट जरूर कर दिया होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, मतलब पेपर बहुत ज्यादा लेंथी था। ठीक है, चलो अब अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है अगेन सेक्शन 8 कंपनी का क्वेश्चन है, जिसको हमने बोला भी था कि कंफर्म आएगा ही आएगा। चलो सेक्शन 8 कंपनी नहीं, सॉरी, ये आपका कौन सा है, इनक्यूबेटर्स वाला। तो हमने स्टार्टअप वाले चैप्टर में देखा ही था, अनकन्वेंशनल मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग थे, जिसमें हमने देखा था ये इनक्यूबेटर्स क्राउड फंडिंग वाला पोर्शन था, और उसी में आपका क्वेश्चन आ गया है इनक्यूबेटर्स पे। वो 2 से 10% की इक्विटी लेके आपको क्या करते हैं, सारे असिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे वाली चीज थी अपनी। चलो अब अगला वाला अगर अपन क्वेश्चन देखें तो यार एकदम यार इतना इजी क्वेश्चन, जॉइंट वेंचर के इन्होंने पूछ लिया एसेंशियल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे आपको वही सब बातें बतानी थी कि सबसे पहले डिस्क्रिप्शन आता है, पार्टीज के बारे में आता है, फिर रिसाइटल्स होते हैं, उसमें एक इसका ऑपरेटिव पार्ट बनता है, फिर इसका लीगल पार्ट होता है। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे बतानी थी। चलो अगला वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में इतनी बार सॉल्व भी करके रखा था यार, ये क्वेश्चन तो मैं हर बार क्लास में कराती भी, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हमेशा इनका फेवरेट क्वेश्चन रहा है। तो एक्जैक्टली वही सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ गया था कि आपको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रोसीजर बताना था। वो सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास में एप्लीकेशन जाएगी, 4 महीने में इनको हाँ या ना बोलना है, और 4 महीने में हाँ नहीं बोलते हैं तो हम तो उसको डीम्ड अप्रूवल मान लेते हैं। एकदम ये प्रोसेस हमें याद ही थी। चलो अब अगला वाला क्वेश्चन देखोगे तो ये था कन्वर्जन पे। इस बार हमने बोला ही था कि कन्वर्जन पे क्वेश्चन इतने टाइम से नहीं आ रहे, पर इस बार अमेंडमेंट है तो पक्का एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, और वैसे ही अपन को यहाँ मिल गया। इन्होंने पूछा है कि कन्वर्जन में, अब अच्छा इन्होंने प्रोसेस नहीं पूछी थी, अगर किसी ने प्रोसेस लिख दी तो बेटा आप गलत हो। उन्होंने आपसे पूछा था कि मेजर कंप्लायंसेस क्या क्या होंगे, है ना। तो आपको मेजर कंप्लायंसेस बताने थे कि पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होने में क्या क्या मेजर कंप्लायंसेस आपको बाद में करने थे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां से आपको फिर दिखने वाले अपने सारे वो आईएमपी टॉपिक वाले क्वेश्चंस। यहाँ आपको इतना इजी क्वेश्चन पूछ ले, आपको निधि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी। तो ये तो हमने अच्छे से याद करी थी। वो निधि की लड़की जैसी आदत थी, उसका ऑब्जेक्ट क्या था, ये एक तरह की पब्लिक कंपनी थी, ये सिर्फ मेंबर्स के साथ काम करती है। फिर ये निधि के नाम के पीछे में निधि लिमिटेड होता है। तो यार ये तो अपन को अच्छे से याद था क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स में मुझे पूरा यकीन है कि तुम अच्छे से उसमें लिख के आ गए होगे। अब अगला आ गया था यहाँ पे क्वेश्चन किसका, पेमेंट बैंक्स वाला। तो पेमेंट बैंक्स हम जानते हैं वो नाम के पीछे उसके पेमेंट बैंक लिमिटेड आना चाहिए। फिर इनकी ब्रांचेस मेनली उन एरियाज को सर्व करती है जहाँ पे बैंकिंग वाली सिस्टम इतना एडिक्वेटली वहाँ पे नहीं है। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगेन सेकेंड वाला अपन देखें, सी वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला लाइसेंस। यही तो हमने डिस्कस करा था आईएमपी में सारा। उसका हमने देखा था कि 12 लाख से कम टर्नओवर है तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर उसके बाद में स्टेट लाइसेंस या फिर सेंट्रल लाइसेंस। तो सारी चीजें यहाँ पे वही है। वो पेटी फूड ऑपरेटर्स कौन से होते हैं,
बढ़िया क्वेश्चन था। फिर ओएसपी, ओएसपी न्यू सिलेबस के लिए मैंने अलग से स्टार मार्क करा था कि न्यू सिलेबस में इस बार ये पक्के पक्के चांसेस है कि आएगा ही आएगा। तो टेलीकॉम लाइसेंस वाला यहाँ पे आपका क्वेश्चन ही आ ही गया 3 मार्क्स में। और उसके बाद अपन देखें तो यहाँ पे आएगा अपना एनबीएफसी वाले में से ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का। तो यहाँ पे बहुत आसान सा उन्होंने पूछा था कि सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगर आपको बनानी है। तो बहुत आसान सा क्राइटेरिया है, सबसे पहले कंपनी होनी चाहिए, एनबीएफसी होना चाहिए, मिनिमम नेट ओन फंड इसके होने चाहिए 20 करोड़ के, और इनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होना चाहिए कि इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, हाउसिंग फाइनेंस करना। ठीक है, चलो तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ का जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो अपने आप में बहुत ही इजी था। 4A का भी अपन देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या देखे रखा है। इधर इन्होंने पूछा था इंडस्ट्रियल लाइसेंस। ठीक है, अब ये जो 4A वाले क्वेश्चंस आए थे ना, ये सारे वो टॉपिक्स थे जो उन्होंने अभी तक नहीं पूछे थे, मतलब ये थोड़े से उन्होंने अनयूजुअल वाले टॉपिक्स इस बार पूछ लिए। चलो, पर ये ऑप्शन में था तो हमारे लिए अच्छा है कि हम ऊपर वाला करते, तो वहां पे हमको ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस आते थे। तो यहाँ आपको बताना था अपना इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने का प्रोसेस, वो R1 वाला फॉर्म, R2 वाला फॉर्म, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट लॉज के क्या क्या कंप्लायंसेस है, तो भैया ये तो हमको पता है इन्वायरमेंट लॉज के लिए कौन कौन से एक्ट बने हैं, वो वाटर वाला एक्ट, फिर वो एयर वाला, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाला, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस वाला होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाला होता है। तो ये सारे लॉज के आपको क्या करने थे, कंप्लायंसेस। नेक्स्ट यहाँ पे आया क्या, ब्रीफ में आपको बताना है इंडियन एंटिटी की एलिजिबिलिटी। इंडियन एंटिटी हम किस किस को मानते हैं, तो ये फेमा वाला एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन ने पढ़ चुके हैं, कंपनी, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट हो या फिर कोई रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिजिबल एंटिटी। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो क्वेश्चन आ गया था कि फॉरेन कोलैबोरेशन के आपको क्या बताने हैं, ऑब्जेक्टिव्स। तो यार फॉरेन के साथ में कोलैबोरेशन होता था तो उसके लिए आपका मेन पर्पस होता है फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, मार्केट का शेयर कैप्चर कर लोगे, मतलब यहाँ के साथ साथ हम बाहर के मार्केट को भी कवर करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और रिसोर्सेज का अच्छा यूज हो जाता है। तो यहाँ सारे आपको इस तरह से ही ऑब्जेक्ट्स लिखने थे। नेक्स्ट चीज अगर अपन देखें तो यहाँ पूछी गई थी आपसे चिट फंड बिजनेस। ये तो मैंने तुमको आईएमपी में भी बोला था कि चिट फंड इस बार नया ऐड हुआ है न्यू सिलेबस में और इसके आने की पक्की पक्की चांसेस है। तो यहाँ वही दिख गया था हमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन डाले जैसे कि एक रजिस्टर्ड कंपनी होना जरूरी है, फिर इनको रजिस्टर और चिट फंड में खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है, इसके अलावा इनको अपने 1 मंथ का चिट अमाउंट रिजर्व के तौर पर रखना पड़ता है आरबीआई के पास में, और ये मैक्सिमम 30% तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ये अपना इजी सा पार्ट था और यहाँ हमारा पार्ट ए समाप्त हो गया था और इसके बाद में अब स्टार्ट होता है अपना पार्ट बी। पार्ट बी में अगेन आपको एक बड़ी सी केस स्टडी देके रखी थी और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। अब इधर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पार्ट बी का सबसे पहली चीज ही मैंने तुमको बता दी थी एक दिन पहले कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कंफर्म में आना ही आना है, क्योंकि ये नया टॉपिक था और उस चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। तो यहाँ पे उन्होंने वही पूछा था कि क्या वॉयलेशन हो रहा था, तो केस स्टडी तुमने अगर पढ़ी होगी तो उसमें लिखा था कि वो जो इनकी फर्म थी वो क्या कर रही थी, यहाँ पे मेल वाले ट्रेनीज को ज्यादा स्टाइपेंड दे रही थी और फीमेल ट्रेनीज को कम दे रही थी, तो यहाँ पे इसका वॉयलेशन हो रहा था। तो आपको इधर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में ही बताना था। नेक्स्ट चीज यहाँ पूछी थी कि आपको 9 लेबर लॉज बताने थे जो कि सोशल सिक्योरिटी कोड में सबस्यूम हो चुके थे। तो अब सुनो इधर, ये वाली चीज तुमको बताया था, सिर्फ 4 कोड्स उस चैप्टर में देखे रखे थे, वो सोशल सिक्योरिटी वाला, सेफ्टी वाला, ये सब अपन ने देखे थे। तो यहाँ से आपको बस क्या बताने थे कि सोशल सिक्योरिटी कोड में कौन कौन सा आ गए, तो जो पीएफ, ईएसआईसी, मैटरनिटी वगैरह ये सारी चीज आपको यहाँ पर एक्ट्स के नाम लिखने थे। ठीक है, चलो फिर ये वाला एग्जाम्पल, वो गोपी बहू वाला एग्जाम्पल हमने लिया ही था हमारे वो एक दिन पहले वाली मैराथन में कि अरे औरतों को मशीन के पास में नहीं छोड़ना चाहिए, औरतों और बच्चों को पता नहीं कब धो दें। तो ये कॉटन ओपनर वाला एग्जाम्पल हमेशा हमने पढ़ा भी, और ये किसका था, सेफ्टी मेजर का था। तो ये चीज यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई हो जाती। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे बता रहे हैं, ब्रीफली स्टेट द प्रोविजन रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नॉन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेन। ठीक है, तो अब ये वाला था सेक्सुअल हरासमेंट वाले एक्ट में से अपने को टॉपिक था। इधर आपको ये बताना था कि क्या आप ये पब्लिकली डिस्क्लोज कर सकते हो क्या कि कंप्लेंट के क्या क्या कंटेंट्स थे। तो ये टॉपिक हमने कवर कर रखा था अपने नोट्स में। तो अपन ने क्या देखा था कि यहाँ पे कभी भी आप कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट के कंटेंट्स, उसका क्या एक्शन था एम्प्लॉयर की तरफ से, या फिर जो विक्टिम की आईडी होती है, आइडेंटिटी होती है, उसको कभी भी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अगेन एक ईजी सा क्वेश्चन था। फिर इसी के बाद अपना आ गया क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको एक और ऑप्शन मिल रहा था 6A वाला भी। सबसे पहला क्वेश्चन पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट का, और हमने इसी में एक टॉपिक पढ़ा था ग्रेचुइटी व्हेन पेबल। कब मिलेगी ग्रेचुइटी, जब आपने 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस दे दी हो, और उसी में नीचे एक बेटा लाइन भी लिखी थी कि अगर वो इंसान पहले ही मर जाता है, क्योंकि वही केस हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। अब
परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया था, तो ऐसे केस में आपको वही बताना है कि क्या चीज़ें होती हैं। तो भाई अगर डेथ होती तो उस केस में आपको 5 साल के पहले भी वो चीज़ मिल जाती है। तो अगेन अपना ये वाला टॉपिक वहाँ से कवर हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने बताया क्या, एडोलेसेंट। ये फिर वही टॉपिक, मैंने तुमको ऐसे बढ़िया सा फ्लो चार्ट दिया था कि वो एडोलेसेंट से काम कराते तो उसको हर 3 घंटे बाद में मिलना चाहिए 1 घंटे का ब्रेक, वो शाम 7 से सुबह के 8 तक आपको काम नहीं कराना है। वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी थी। तो ये अगेन अपना 5 मार्क्स के लिए एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन और एक दिन पहले पढ़ा हुआ वाला आ गया। नेक्स्ट अगर तुम देखो सी वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे आया था सब्सिस्टेंस अलाउंस पे। सब्सिस्टेंस अलाउंस वाली चीज़ मैं तुमको एक बार याद दिला दूँ, ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स वाला अपना एक्ट था जिसमें बताया था कि यार आपको उनके रोजगार के लिए, मतलब अगर किसी की कोई भी केस पेंडिंग चल रहा है तो अब उतने टाइम के लिए जॉब तो ज्वाइन कर नहीं पाएगा, वो उतने टाइम अपना गुजारा कैसे करेगा। तो इनकी गुजारा करने के लिए एक अलाउंस होता है जिसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस अलाउंस, जो कि इनको पहले 90 दिनों तक तो मिलता है 50% ऑफ वेज के तौर पे, और उसके बाद अगर और टाइम तक पेंडिंग चलता है तो रिमेनिंग पीरियड में इनको मिलता है इनका 75% ऑफ वेजेस। तो यहाँ पे आपको ये लिमिट्स बता के आनी थी। ये वाला क्वेश्चन फिर से यार वही 50+ आईएमपी में अपन ने यही चीज देखी थी, और इस फैक्ट में मैंने तुमको सिर्फ एक ही चीज ही बोली थी, ये ऑब्लिगेशंस ऑफ एम्प्लॉयर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अप्रेंटिस, हमने सिर्फ देखा भी यही था एक दिन पहले उस दिन। चलो तो ये भी एकदम अपना डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। अब नेक्स्ट वाला देखो 6A वाला जो था, इसमें अगर अपन देखें तो यहाँ इन्होंने पूछा था कि अगर एक कोई हाजार्डस प्रोसेस चल रहा है तो वहां पे ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो इधर आपको वही बताना था कि पहली चीज आपको मतलब आर्टिकल्स हमेशा देखने की वो विदाउट रिस्क वाले हैं, उनके आप अच्छे से टेस्टिंग कर लो, वो सब चीजें आपको यहाँ पे बताना है कि क्या क्या इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगला क्वेश्चन ईएसआई का। ईएसआई में सिर्फ और सिर्फ मैंने तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक ही चीज बोली थी कि इसके बेनिफिट्स देख लेना, और अगर तुमने वो 50 आईएमपी वाली शीट पढ़ ली होगी तो बेटा कंफर्म आपने क्वेश्चन पूरा पूरा सही करा होगा 5 मार्क्स के लिए। हमने सारे बेनिफिट्स देखे थे इसके, ठीक है। चलो और उसके बाद वाला क्वेश्चन अगेन वही रिपीट, मैंने इस चैप्टर में 4 ही चीज बोली थी, ले ऑफ, लॉकआउट, रिट्रेंचमेंट वाला पार्ट, तो ये 4 चीज थी अपनी वहां पे। तो ये इसी में से आ गया आपका ले ऑफ और लॉकआउट के बीच का डिफरेंस, ठीक है। चलो